Cramer's rule. Fourth method to solve linear equation in two variables. Cramer's rule की सबसे important condition है कि write both the equations in the form ax plus by equal to c. इक्वेशन जो दोनों इक्वेशन हमको सॉल्व करने हैं वो कंपल्सरीली ये फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा ax plus by equal to c. यानी क्या, तो जो दो वेरिएबल्स रहेंगे वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है और जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट हैंड साइड. ओके, तो ax plus by equal to c. जैसा मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है 2x minus 3y equal to 7. ये एकदम करेक्ट है. x और y दोनों वेरिएबल LHS साइड में है, कांस्टेंट टर्म RHS है. ओके, अगर आपको इक्वेशन कुछ इस तरह से दिया जाए 7x equal to 4y plus 8, तो एज इट इज इसमें क्रैमर्स रूल अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, या आप करेंगे तो आंसर्स रॉन्ग हो जाएंगे. तो अगर आपको इक्वेशन ऐसा दिया जाएगा 7x equal to 4y plus 8, तो पहले इसको ये फॉर्म में कन्वर्ट करो. यानी इसको हमको लिखना पड़ेगा 7x minus 4y plus 4y को इधर ट्रांसफर किया इक्वल टू 8. अब ये आ गया ax plus by equal to c के फॉर्म. ओके, अगर इक्वेशन ऐसा दिया गया है 8x plus 3y plus 9 equal to 0, तो एज इट इज वैल्यूज कंसीडर करेंगे आप, तो फिर आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा. इसलिए इसको भी पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ax plus by equal to c. यानी वेरिएबल LHS साइड में, कांस्टेंट टर्म RHS साइड में. यानी इसको पहले आपको लिखना पड़ेगा 8x plus 3y equal to minus 9. ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है क्रैमर्स रूल के लिए कि राइट बोथ द इक्वेशंस इन द फॉर्म ax plus by equal to c. वेरिएबल LHS साइड में और कांस्टेंट टर्म RHS साइड. ओके, तो अभी एक्सरसाइज का पहला सवाल जो है वो लेते हैं क्रैमर्स रूल. पहला इक्वेशन है 3x minus 4y equal to 10. दूसरा है 4x plus 3y equal to 5. तो ये दोनों इक्वेशन ऑलरेडी ax plus by equal to c ये फॉर्म में है, इसलिए हमको कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं. दे आर ऑलरेडी इन द फॉर्म ax plus by equal to c. ओके, अब जो पहली स्टेप है सॉल्व करने की, उसमें आपको क्या करना है, तो इक्वेशन 1 को कंपेयर करना है a1x plus b1y equal to c1. यानी क्या, तो a1 यानी पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, b1 यानी पहले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट और c1 यानी पहले इक्वेशन की कांस्टेंट. ओके, तो इक्वेशन 1 को a1x plus b1y equal to c1 के साथ अगर हमने कंपेयर किया, तो ये वैल्यूज आपको लिखनी है यहाँ पे a1 यानी पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 3, तो a1 इक्वल टू हमको लिखना पड़ेगा 3. ठीक है, उसके बाद में b1 यानी पहले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट, तो पहले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है -2, सो b1 इक्वल टू -2. c1 यानी पहले इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म, तो c1 इक्वल टू क्या है, पहले इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म क्या है 10. सिमिलरली सेकंड इक्वेशन को हमको a2x plus b2y equal to c2 इसके साथ कंपेयर करना है. तो a2 यानी सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, तो सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 4. b2 यानी सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट यानी है 3, और c2 यानी कांस्टेंट टर्म ऑफ द सेकंड इक्वेशन वो है 5. ओके, समझा सबको? ठीक है, अब ये वैल्यूज a1, b1, c1, a2, b2 और c2 इक्वेशन 1 और 2 को पहले ये फॉर्म में लिखो ax plus by equal to c. उसके बाद में पहले इक्वेशन को a1x plus b1y equal to c1 के साथ कंपेयर करके a1, b1 और c1 की वैल्यू लिखो.
a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 के साथ कंपेयर करके a2 b2 और c2 की वैल्यू लिखो। ठीक है, इसके बाद में हमको अभी 3 बार डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है जो हमने कल सीखा था। ठीक है, हाउ टू सॉल्व डिटर्मिनेंट। हमको इसमें वैल्यू निकालनी है d, dx और dy। ठीक है, तो d यानी डिटर्मिनेंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, dx यानी डिटर्मिनेंट ऑफ वेरिएबल x और dy यानी डिटर्मिनेंट ऑफ वेरिएबल y। तो ऐसे 3 डिटर्मिनेंट की वैल्यूज निकालनी है। अब इसमें से जो पहला है वो है d। d के लिए d यानी डिटर्मिनेंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो डिटर्मिनेंट मींस डिटर्मिनेंट ऑफ कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म का डिटर्मिनेंट अगर निकालना है तो ये आएगा आपका a1 a2, यानी जो ये निकालना है तो मैंने आपको a1 a2 और b1 b2 ये ऐसा लिखा है, a1 a2 b1 b2। ओके, उसके बाद में इनकी वैल्यूज रख के इसको सॉल्व करना। अब a1 d इक्वल टू a1 a2 b1 b2। ठीक है, a1 a2 यहां से आपको क्लियरली दिखेगा 3 4 3 4 और b1 b2 है -4 3 -4 3। ओके, अब जैसा हमने डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना कल सीखा था, ये पहली टर्म और उसके अपोजिट टर्म का क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में साइन माइनस, फिर ये जो बची हुई 2 अपोजिट टर्म्स है उनका मल्टीप्लिकेशन, यानी हमको मिलेगा 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू -4 विच इज इक्वल टू 9 माइनस -60। लेकिन माइनस माइनस यहाँ पे होगा प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस विच इज इक्वल टू 9 प्लस 60। सो देयरफॉर d की वैल्यू कितनी है 25। d इक्वल टू क्या आया 25। ठीक है, तो d कैसे निकालना, a1 a2 b1 b2। ओके, अब निकालना है dx। ठीक है, dx निकालते वक्त हमको dx यानी डिटर्मिनेंट ऑफ वेरिएबल x यानी उसका रिलेशन है a1 a2 के साथ। तो अगर आपको dx निकालना है तो ये वैल्यूज को छोड़ना पड़ेगा और पहले आपको लिखना है c1 c2, उसके बाद में b1 b2। तो dx की वैल्यू कैसे मिलेगी आपको, तो dx की वैल्यू मिलेगी c1 c2 और उसके बाद में b1 b2। जो मैंने लिख के दिया है ऐसा ही आपको लिखना पड़ेगा। पहले d के वक्त a1 a2 b1 b2, dx के वक्त पहले c1 c2 उसके बाद में b1 b2। अब इनकी वैल्यूज फिर से जैसे हमने ऊपर की वैसे करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे वैल्यूज क्या है, तो c1 c2 क्या है 10 5, c1 c2 10 5, b1 b2 -4 3। ठीक है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको अगर सॉल्व किया तो हमको क्या मिलेगा 10 इंटू 3 माइनस 5 इंटू -4 विच इज इक्वल टू 30 माइनस -20 विच इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 30 प्लस 20। therefore dx इक्वल टू 50। dx इक्वल टू 50। तो हमको 3 वैल्यूज निकालनी है d, dx। अब हम निकालेंगे dy। ओके, तो dy निकालने के लिए
dy यानी डिटर्मिनेंट ऑफ वेरिएबल y। तो डिटर्मिनेंट ऑफ वेरिएबल y निकालने के लिए आपको लेना पड़ेगा a1 a2 और c1 c2। ठीक है, अब ये ध्यान में रखना जरूरी है आपको, d इक्वल टू a1 a2 b1 b2, dx इक्वल टू c1 c2 b1 b2 और dy इक्वल टू a1 a2 c1 c2। फिर से इनकी वैल्यूज जो हमने निकाल के रखी है वो इसमें पुट कर दो, यानी आपको मिलेगा a1 a2 यानी 3 4 और c1 c2 यानी 10 5, ओके, विच इज इक्वल टू, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 10, 3 इंटू 5 यानी 15 माइनस 40। Therefore, dy equal to मिला आपको माइनस 25। ओके, तो तीन वैल्यूज निकाल ली, dx, dx एंड dy। ठीक है, अब ये तीन वैल्यूज निकालने के बाद में ये तो अभी डिटर्मिनेंट का यूज किया है, डिटर्मिनेंट का यूज करके अब क्रैमर्स रूल से हम जो दो वेरिएबल्स है x और y उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो dx, d और dy निकालने के बाद आपको लिखना है बाय क्रैमर्स रूल, x जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे मिलेगी? तो dx अपॉन d, x की वैल्यू मिलेगी dx अपॉन d। तो अपनी dx की वैल्यू क्या है 50 अपॉन d की वैल्यू 25 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो आपको x की वैल्यू मिली dx अपॉन d यानी 50 अपॉन 25 विच इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू कैसे मिलेगी dy अपॉन d which is equal to minus 25 upon 25, dy minus 25 d25 which is equal to minus 1। ठीक है, और लास्ट में सॉल्यूशन में x की वैल्यू हो गई 2 और y की माइनस 1, तो ये हो गया सॉल्यूशन में आप लिख सकते हैं x, y इक्वल टू 2, माइनस 1। This will be the final answer. Okay. एक इक्वेशन में हम रख के देखते हैं, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में x की जगह 2 रखा तो 4 इंटू 2 क्या आएगा 8। ठीक है, उसके बाद में y की जगह माइनस 1 रखा तो 3 इंटू माइनस 1 यानी माइनस 3, 8 माइनस 3 यानी 5। LHS इक्वल टू RHS, इक्वेशन हो गया सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ये क्रैमर्स रूल है, इसमें सिर्फ आपको इतना अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि ये जो दोनों इक्वेशंस है, ये दोनों इक्वेशंस सबसे पहले ये फॉर्म में लिखना है ax प्लस by इक्वल टू c। अगर वो नहीं है तो पहले ये फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। ओके, इसका एक फोटो निकाल मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। ठीक है, आज हम इसका एक ही सम लेते हैं और जो मैं आपको होमवर्क दूंगा तो वो होमवर्क सिर्फ जो हमने पहले वीडियो में हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सिखाया है वो उस पर बेस रहेगा। ठीक है, क्रैमर्स रूल के नेक्स्ट पीरियड में हम और एक दो प्रॉब्लम लेंगे, जिसके बाद में आपके उसके कंसेप्ट जो बचे हैं वो और भी क्लियर हो जाएंगे और फिर हम क्रैमर्स रूल का होमवर्क मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।